दोस्तों मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं हमारा चैनल नियर बाय स्टडी। और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं वर्ण और ध्वनि। जी हाँ, तो वर्ण और ध्वनि जो कि सिविल कोड। जी हाँ, तो सिविल कोड के लिए एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। जी हाँ, तो सिविल कोड पटना के एग्जाम्स के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिविल कोड पटना में हिंदी, इंग्लिश और मैथ है। जी हाँ, तो सिविल कोड पटना में हिंदी, इंग्लिश, मैथ है, जो कि खास करके आपके लिए प्यून और ऑर्डिनरी के लिए ये होने वाला है। और भी जितने भी एग्जाम्स हैं जिसमें हिंदी पूछे जाते हैं, उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हमारे साथ बने रहिए और अंत तक देखिए। और दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ज़्यादा लोगों को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, ताकि हर किसी को वीडियो मिल सके। तो चलिए, तो समय को ना गवाते हुए स्टार्ट करेंगे आज के इस वीडियो को और देखेंगे सबसे पहले वर्ण और ध्वनि में सारे डेफिनेशन और कैसे क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि वर्ण। ध्यान दीजिएगा, वर्ण तो वर्ण है क्या? तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। जी तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे कि अगर देखेंगे अ, ई, ख, ग। ध्यान दीजिएगा, आ ई के जितने भी हैं वो सारे के सारे जो हैं वो आपके टुकड़े नहीं किए जा सकते। लेकिन ख, जैसे ख डायरेक्ट लिखेंगे तो वो पूरा ख और आ का मिश्रण होता है। ध्यान दीजिएगा, ख और अ का मिश्रण से बनता है। जी हाँ, लेकिन सिर्फ ख में अगर हलंत लगा देंगे तो वो हो जाएगा सिर्फ ख। जी हाँ, तो सिर्फ ख जिसके हम खंड या टुकड़े नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, तो खंड या टुकड़े नहीं कर सकते हैं। तो उसमें देखेंगे कि और इन्हीं अखंड मूल ध्वनियों को, जी हाँ, तो इन्हीं अखंड मूल ध्वनियों को जिसको खंड या टुकड़े नहीं कर सकते हैं, इन्हें हम, जी हाँ, तो इन्हें हम वर्ण कहते हैं। जी हाँ, तो इन्हें ही वर्ण कहते हैं। और हर वर्ण अपनी लिपि होती है। जी तो हर वर्ण की अपनी लिपि होती है, यानी कि अपने तरीके से लिखी जाती है। इन्हें ही, जी हाँ, तो इन लिपि को वर्ण संकेत कहा जाता है। जी हाँ, तो इन लिपि को वर्ण संकेत कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा कि वर्णों के समूह को, जी हाँ, तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। और वर्णमाला की कुल संख्या जो है वो 48 है। जी हाँ, तो वर्णमाला की कुल संख्या 48 यानी कि 48 है। अगर देखें तो इसमें स्वर वर्ण जो है वो 11 होता है। जी हाँ, तो स्वर वर्ण जो है वो 11 होता है, जिसमें आ ई उ री ए ऐ ओ होता है। अगर व्यंजन वर्ण की बात की जाए, जी हाँ, तो अगर व्यंजन वर्ण की बात करें तो व्यंजन वर्ण जो है टोटल 25 होता है, जिसमें क ख ग के सारे वर्ण आते हैं। जी हाँ, तो क ख ग घ के सारे ही वर्ण आते हैं, जो कि 25 है। अगर देखें अनुस्वार और विग्रह, जी हाँ, तो अनुस्वार और विग्रह जो है वो कितने होते हैं? वो 2 होते हैं। और अंतस्थ वर्ण, उष्ण वर्ण और ढ और ड, जी हाँ, तो ढ और ड़, ये जो है आपके 4 होते हैं। 4 और 2, यानी कि टोटल मिलाकर आपके हो जाएंगे 48 हो जाएंगे। चलते हैं आगे की ओर। तो वर्ण के भेद, जहाँ दोस्तों देखेंगे वर्ण के भेद, तो वर्ण के जो है मुख्यतः 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? मुख्यतः 2 भेद होते हैं। पहला स्वर्ण वर्ण और दूसरा है व्यंजन वर्ण। जी हाँ, तो स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अगर ये बात करें इंग्लिश में, इसको कहते हैं वोवेल और कॉन्सोनेंट। तो स्वर वर्ण क्या है? तो स्वर वर्ण वही वर्ण है, स्वर वर्ण उन्हें कहते हैं जिनके खंड या टुकड़े नहीं किया जा सकते। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, स्वर वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण किसी दूसरे वर्णों की सहायता के बिना होता है। जी हाँ, तो किसी दूसरे वर्णों की सहायता के बिना होता है। इसके उच्चारण में कंठ तालु का प्रयोग होता है। जी हाँ, तो कंठ तालु का उपयोग होता है, जीव ओठ का नहीं होता है। तो ये 2 प्रकार के होते हैं। जी हाँ, तो ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है मूल स्वर और एक तो होता है संयुक्त स्वर। ध्यान दीजिए, एक होता है मूल स्वर और एक होता है संयुक्त स्वर। मूल स्वर में जो है आपके आ ई उ ए ओ और री आता है। जी हाँ, तो ए ओ और री आता है। और संयुक्त स्वर में, जी हाँ, तो संयुक्त स्वर में ए नहीं बल्कि ए आता है, जो कि अ और ए के मिश्रण से बना है। अ और ओ के मिश्रण से बना हुआ है। आगे की ओर बढ़ेंगे। आगे है मूल स्वरों को। जी हाँ, तो मूल स्वरों को के 2 भेद हैं। जी हाँ, तो मूल स्वर जो है उनके 2 भेद हैं। पहला है ह्रस्व स्वर और दूसरा है दीर्घ स्वर। जी हाँ, तो पहला ह्रस्व स्वर और दूसरा दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होता है? तो जिनके उच्चारण में कम समय लगता है। तो किनके उच्चारण में कम समय लगता है? तो अ ई उ री, इनके उच्चारण में जो है वो कम समय लगता है, यानी कि ये हर्षई कहलाते हैं। जी हाँ, तो हर्षई स्वर कहलाते हैं। और अगर दीर्घ स्वर देखें तो दीर्घ स्वर में आ ई उ ए ओ
औ, ये सब जो है वो दीर्घ स्वर है। यहाँ तो दीर्घ स्वर क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि इनमें ह्रस्व स्वर के मुकाबले दुगना समय लगता है। क्या लगता है? दुगना समय लगता है, इसीलिए जो है इन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। आगे की ओर बढ़ेंगे। आगे है हमारा व्यंजन वर्ण। ध्यान दीजिएगा, आगे है व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण क्या है? तो व्यंजन वर्ण को पहले समझेंगे। जिन वर्णों के उच्चारण में, जी हाँ, तो जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है या फिर सहायता से बोली जाती है, उन्हें व्यंजन वर्ण कहा जाता है। जी हाँ, तो उन्हें व्यंजन वर्ण कहा जाता है। तो इनमें कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो इनमें क, यानी कि पूर्ण रूप से अगर क लिखेंगे तो क और आ के उच्चारण से बनता है, और पूर्ण रूप से अगर ग लिखेंगे तो ग और आ के उच्चारण से ये बनता है। तो ये आपके हो गए व्यंजन वर्ण। अगर व्यंजन वर्ण की भेद की बात की जाए तो इसके भी 3 भेद है। कितने भेद हैं इसके? 3 भेद है। पहला है स्पर्श व्यंजन, और दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, और तीसरा है उष्ण व्यंजन। ध्यान दीजिएगा, स्पर्श व्यंजन, जी हाँ, तो स्पर्श व्यंजन जो है कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग है। जी हाँ, तो पवर्ग है। अंतस्थ व्यंजन जो है वो 4 हैं। कौन कौन से हैं? य, र, ल, व। ध्यान दीजिएगा, य, र, ल, व, ये सारे जो हैं, ये 4 जो हैं आपके अंतस्थ व्यंजन है। क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। अगर हम बात करें उष्ण व्यंजन की, जी हाँ, तो अगर हम बात करें उष्ण व्यंजन की, तो उष्ण व्यंजन में तालव्य स, मूर्धन्य स, दंडी स और ह। जी हाँ, तो तालव्य स, मूर्धन्य स, दंडी स और ह होता है। उष्ण व्यंजन इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके उच्चारण में उष्ण यानी कि गर्मी की उत्पत्ति होती है। जी हाँ, तो गर्म वायु की उत्पत्ति होती है, इसलिए इसे उष्ण व्यंजन कहा जाता है। इन सारे व्यंजनों के गुच्छ के रूप को ऊपर दिया गया, जैसे कि हम लोग व्यंजन में देखे थे कि सारे दिए गए हैं। अब देखो वर्णों की मात्रा, ध्यान दीजिएगा, अब देखेंगे हम लोग वर्णों की मात्रा। तो ये वर्णों की मात्रा भी जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्णों की मात्रा अगर देखी जाए तो सिर्फ स्वर वर्णों की मात्रा होती है। जी हाँ, तो स्वर वर्णों की मात्रा होती है, जिनमें हम देखेंगे तो स्वर मूलक चिन्हों के व्यवहार को हम लोग क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। देखेंगे कि व्यंजन वर्णों के उच्चारण में जिन स्वर मूलक चिन्हों का व्यवहार होता है उन्हें मात्रा कहते हैं। जी तो उन्हें मात्रा कहते हैं। ये मात्राएं 10 होती हैं। कितनी होती है? मात्राएं 10 होती है। पहला है आकार, हर्षई ई, दीर्घई ई, हर्षई उ, दीर्घई उ, और री, ए, ऐ, ओ, औ, ये सारे मात्रा है जो कि केवल 10 है। जी हाँ, तो ये 10 है। जैसे कि हम इसमें कैसे लगाते हैं? क पर आ की मात्रा लगाएंगे तो क पर ई की मात्रा लगाएंगे तो की, क पर दीर्घई ई की मात्रा लगाएंगे तो की। इसी प्रकार से आगे प्रयोग में लाया जाता है। जी हाँ, तो प्रयोग में लाया जाता है। अगर स्वर्ण वर्ण का ही ह्रस्व और दीर्घ, जी हाँ, तो ह्रस्व और दीर्घ छंद में लघु गुरु कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, लघु गुरु के नाम से जाना जाता है। जो व्यंजन लगने पर उनकी मात्रा की जाती है, व्यंजनों में लगने पर उपयुक्त स्वर रूप में परिवर्तन हो जाता है। यानी कि इनका परिवर्तन, या अगर व्यंजन वर्ण में स्वर की मात्राओं को लगा देते हैं तो इनके उच्चारण में जो है वो परिवर्तन आ जाता है। बढ़ेंगे आगे की ओर। तो आगे है अनुस्वार और विग्रह। ध्यान दीजिएगा, आगे है अनुस्वार और विग्रह। तो अनुस्वार और विग्रह क्या है? तो अनुस्वार ये दोनों व्यंजन है। जी हाँ, तो ये दोनों जो है व्यंजन है, क्योंकि इनके उच्चारण में स्वर वर्ण मिला होता है। जी हाँ, तो स्वर वर्ण मिला होता है। जैसे कि अन, जी हाँ, तो अन जो है, ध्यान दीजिएगा, अन, तो अ और बिंदु न की सहायता से बोला जाता है अन। तो ये हो गया आपका व्यंजन वर्ण के रूप में जाना जाता है। जी हाँ, तो ये व्यंजन वर्ण। और उसके बाद है अह। जी हाँ, तो अ और ह, तो अ और डबल बिंदु ह के उच्चारण से ये बोला जाता है। इसीलिए जो है आपके क्या होता है? आपके जो है व्यंजन वर्ण के रूप में जाना जाता है। फिर है अयोग वाह। जी हाँ, तो अयोग वाह, ये अयोग वाह इसलिए हैं, जी हाँ, तो ये अयोग वाह इसलिए हैं क्योंकि ये स्वर के बाद किंतु स्वर से अलग, स्वर के बाद किंतु स्वर से अलग लिखे या बोले जाते हैं। हिंदी में विसर्ग का व्यवहार अधिकतर नहीं होता। विसर्ग का व्यवहार जो है बहुत कम ही स्थिति में होता है। जैसे इसमें कुछ स्थिति में होता है, जैसे प्रायः, प्रातः, इन सभी चीज़ों में होता है। कुछ ही स्वर और व्यंजन वाले व्यंजन विसर्ग लगाया जाता है, मतलब कुछ ही में जो है वो विसर्ग डबल बिंदु लगाया जाता है। जैसे कि अतः, आह, अतः, दुखद इत्यादि में इसका प्रयोग किया जाता है। ढ और ड, जी हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, ड़ और ढ जो है ये हिंदी के 2 अतिरिक्त टवर्गीय व्यंजन है। जी हाँ, तो टवर्गीय व्यंजन है, ये शब्द के शुरू में नहीं आते हैं। शब्द के शुरू में इनका प्रयोग नहीं होता है, मुख्यतः नहीं होता है। इनका किसी व्यंजन के रूप में संयुक्त रूप में नहीं होता है। इनका प्रयोग किसी व्यंजन के संयुक्त रूप में भी नहीं किया जाता है।
बढ़ेंगे आगे की ओर, तो आगे जो है हमारा है संयुक्त व्यंजन और संयुक्ताक्षर। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, संयुक्त व्यंजन और संयुक्ताक्षर। मतलब जब दो वर्ण, जहाँ तो दो वर्णों के, चाहे वो स्वर वर्ण हो या फिर व्यंजन वर्ण हो, या फिर व्यंजन वर्ण हो या फिर व्यंजन वर्ण हो, दो वर्णों की सहायता से जो व्यंजन बोला जाता है उन्हें संयुक्ताक्षर या फिर संयुक्त व्यंजन के रूप में जाना जाता है। जिनमें कौन कौन सा आता है? छ, त्र, श्री और ज्ञ। जी हाँ, तो छ, त्र, श्री और ज्ञ जो है ये आपके संयुक्त अक्षर या फिर संयुक्त व्यंजन के रूप में जाने जाते हैं। ये स्वतंत्र वर्ण नहीं होते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली नहीं बोल सकते, इनका उच्चारण जो है अलग अलग रूपों से होता है। जैसे कि अगर हम देखें क और श के, जी हाँ, तो क और श के मेल से जो है छ बोला जाता है। जी हाँ, तो छ बोला जाता है। त और र के मेल से जो है वो आपके त और र के मेल से त्र बोला जाता है। स और र के मेल से स्र बोला जाता है। और ज और य के मेल से ज्ञ बोला जाता है। जी हाँ, तो ज और य के मेल से ज्ञ बोला जाता है। ध्यान दीजिएगा, ज्ञ बोला जाता है। रचना हो, यानी कि ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, और यही जो है आपके संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जी हाँ दोस्तों, यही जो है आपके संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इनका प्रयोग अलग अलग दृष्टि में होता है, जैसे सत्य, उत्थान, उत्पन्न, ख्याति, कार्य, राष्ट्र इत्यादि में इनका प्रयोग किया जाता है। अगर हम देखें आगे, देखते हैं ध्वनियों के उच्चारण स्थान, तो उच्चारण स्थान भी जो है आपके कहीं न कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इससे रिलेटेड एक न एक क्वेश्चन तो आपके जरूर ही पूछे जाते हैं। देखिए, तो मुंह के जिस भाग से वर्णों के ध्वनियों का उच्चारण होता है उसे उच्चारण स्थान कहते हैं। जी हाँ, तो मुंह के जिस भाग से वर्णों और ध्वनियों का उच्चारण होता है उसे उच्चारण स्थान के नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। तो देखते हैं कि किन वर्णों का उच्चारण जो है कहाँ होता है। सबसे पहले देखेंगे, अगर कंठ से वर्ण बोला जा रहा है तो कंठस्य वर्ण होता है। तालु से बोला जाता है तो तालव्य वर्ण। मूर्धा से अगर बोला जाता है तो मूर्धन्य वर्ण। दंत से अगर बोला जाता है तो दंत वर्ण होता है। ओठ से बोला जाने वाला वर्ण ओष्ठ वर्ण कहलाता है। कंठ तालु से बोला जाने वाला वर्ण कंठ तालव्य वर्ण। कंठ और ओष्ठ से मिलाकर बोला जाने वाला वर्ण कंठोष्ठ वर्ण। दंत और ओष्ठ से मिलाकर बोले जाने वाला वर्ण दंतोष्ठ वर्ण कहलाता है। और नासिका से बोला जाने वाला वर्ण जो है नास्वय वर्ण कहलाता है। तो देखते हैं कंठ से कौन कौन सा वर्ण बोला जाता है, तो अ, आ, क, ख, ग, घ, ड़, ये जो है कंठस्य वर्ण है। जी हाँ, तो कंठस्य वर्ण है। तालु से किसका किसका उच्चारण होता है, तो ई, च, छ, ज, झ, ञ, य, तालव्य स, इसका उच्चारण जो है तालु से होता है। अगर मूर्धा की बात की जाए तो त्र, ट, ठ, ड, ढ, न, र और श का उच्चारण जो है मूर्धा से होता है। दंत से अगर बोला जाए तो त, थ, द, ध, न, ल और श का उच्चारण जो है वो दंत से होता है। अगर ओष्ठ की बात की जाए तो उ, प, फ, ब, भ, म, इसका उच्चारण जो है ओष्ठ से होता है, इसलिए इसे ओष्ठ वर्ण कहते हैं। कंठ तालु की बात की जाए, जिसको कंठ तालव्य कहते हैं, तो ए और ऐ जो है वो कंठ तालव्य वर्ण है। अगर बात की जाए कंठोष्ठ की, तो कंठोष्ठ वर्ण जो है ओ और औ है। जी हाँ, तो ओ और औ है। आगे देखेंगे दंतोष्ठ वर्ण सिर्फ वह है। जी हाँ, तो दंतोष्ठ वर्ण जो है सिर्फ और सिर्फ वह है। अगर आगे की ओर देखें नासिका वर्ण, तो नासिका वर्ण जो है ड़, ञ, न, न और म है। जी हाँ, तो ये जो है आपके नासिका वर्ण है। जी हाँ, तो नासिका वर्ण है। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा, ये पूरा का पूरा टेबल भी ही जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं तो कहता हूँ इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और साथ ही साथ इसको जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि इससे रिलेटेड आपको एक या दो क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछे जा सकते हैं। तो आगे की ओर बढ़ेंगे, आगे है विशेष द्रष्टव्य। जी हाँ, तो विशेष द्रष्टव्य में कौन कौन सा आता है, तो आपका न। जी हाँ, तो न जो है अनुनासिक मूर्धन्य वर्ण है, जो कि अड़ा की तरह शब्द के अंत में आता है। जी हाँ, तो शब्द के अंत में आता है। इसके कुछ अपवाद भी है, जैसे परिणाम। जी हाँ, तो परिणाम तो न बीच में आ गया। प्रणाम, तो ये न बीच में आ गया, इसको क्या कहते हैं, तो अनुनासिक वर्ण कहा जाता है। आगे की ओर देखेंगे, आगे है हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट, अनुतान। जी हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, अनुतान क्या होता है, वर्णों में। जी हाँ, तो वर्णमाला में कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियां परस्पर झंकृत होती है, जैसे ग, ज, द, ये सब जो है वो आपके ये सब वर्ण जो है झंकृत होते हैं। ये घोष ध्वनियां कहलाती हैं। जैसा दोस्तों ये जो है घोष ध्वनि कहलाता है। अनुतान एक प्रकार
की सुर लहर है जो कि सभी घोष ध्वनियों में वर्तमान रहती है। उच्चारण में सुर अथवा तान के पीछे चलने वाली ध्वनि को अनुतान कहते हैं। जी हाँ, तो अनुतान कहते हैं यानी कि सुर या ध्वनि के पीछे चलने वाले ध्वनि को अनुतान कहते हैं। इसके अर्थ परिवर्तन सुर भी कहलाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब इसके अर्थ परिवर्तन होते हैं तो सुर भी कहलाता है। जब हम बोलते हैं तब शब्द अथवा वाक्य शब्द अथवा वाक्य में सुर लहर रहती है। जी हाँ, तो सुर लहर रहती है। जैसे अच्छा, बस, हाँ आदि शब्द के अर्थ, प्रसंग और प्रयोग की उच्चारणगत भिन्नता होती है। जी हाँ, तो उच्चारणगत भिन्नता होती है। तो दोस्तों ये था हमारा वर्ण और ध्वनि का सब्जेक्टिव, यानी कि हम लोग अभी इसका थ्योरी देख रहे थे। अब हम लोग देखने वाले हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो कि हमने जो अभी बताया है उसी से रिलेटेड आपका पूरा का पूरा जो है सारा इसमें क्वेश्चंस होने वाला है। और इसमें 1 से लेकर 55 क्वेश्चन है। आप लोग देखिए कि आप लोगों को कौन कौन सा क्वेश्चन जो है आपको समझ में आया, और जो नहीं समझ में आया वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से। दोस्तों स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। तो 1 में कहा जा रहा है ध्वनि किसे कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ध्वनि किसे कहते हैं। तो ध्वनि जो है किसे कहते हैं, तो भाषा की लघुतम इकाई को, ध्यान दीजिएगा, भाषा की लघुतम इकाई को जो है वो ध्वनि कहा जाता है। भाषा की लघुतम इकाई को जो है क्या कहा जाता है, ध्वनि कहा जाता है। तो इसका आंसर राइट हो जाएगा, आंसर सी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित अक्षरों में कौन व्यंजन है। ध्यान दीजिए, व्यंजन, तो जैसे कि हम बताए थे आ ई के सारे वर्ण जो है वो स्वर होते हैं। जैसे कि अ उ ई सारे ये स्वर है, और आपका डी यानी कि च जो है वो आपका व्यंजन वर्ण है। जी हाँ, तो डी च जो है वो आपका व्यंजन वर्ण है। बढ़ेंगे आगे की क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन जो है हमारा बोला जा रहा है, जी हाँ, तो अगला क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित अक्षरों में कौन स्वर है। ध्यान दीजिएगा, कौन जो है वो स्वर है। तो ध्यान दीजिए, ग छ प ये सारे के सारे जो है वो व्यंजन वर्ण है। स्वर वर्ण की बात की जाए तो ई जो है आपके स्वर वर्ण है। कहा जा रहा है नागरी वर्णमाला, जी हाँ, तो नागरी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, नागरी वर्णमाला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नागरी वर्णमाला में जो है वो कितने अक्षर होते हैं। तो टोटल 46 अक्षर होते हैं। नागरी वर्णमाला में जो है वो आपके ड़ और ड नहीं लिया जाता है। ड़ और ड जो है वो नहीं लिया जाता है, इसलिए टोटल 48 होता है, जिसमें 2 घट जाते हैं। कहा जा रहा है अगला क्वेश्चन जो है, कहा जा रहा है क से म, जी हाँ, तो क से म तक व्यंजन अक्षरों का क्या नाम है। जी हाँ, तो क से म तक जो व्यंजन अक्षर है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है, आप लोग बताइए जल्दी से। तो क से म तक के अक्षर को जो है वो स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। जी हाँ, तो स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। जी हाँ, तो क से म तक के जो है उसे स्पर्श व्यंजन के नाम से जाना जाता है। आगे की ओर बढ़ेंगे, य र ल व, जी हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, य र ल व कौन सा व्यंजन कहते हैं। जी हाँ, तो य र ल व को कौन सा व्यंजन कहते हैं। तो य र ल व को जो है वो किस व्यंजन के नाम से जाना जाता है। ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने अभी अभी आपको बताया है। तो दोस्तों देखिए इसमें उष्ण वर्ग, जी हाँ, तो इसे उष्ण ध्वनि कहते हैं। जी हाँ, तो यानी कि इसे उष्ण व्यंजन के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, तो इसे उष्ण व्यंजन के नाम से जाना जाता है क्योंकि इनको बोलने में, जी हाँ, तो जैसे कि अब देखिए हम आपको फिर से एक बार पीछे करके दिखा देते हैं कि य र ल व, ध्यान दीजिएगा, य र ल व को जो है वो उष्ण व्यंजन कहा जाता है। जी हाँ, तो अंतस्थ, सॉरी दोस्तों, य र ल व को जो है वो अंतस्थ, सॉरी दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, य और लवो को जो है अंतस्थ, जी हाँ, तो अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। उष्ण नहीं होगा, उष्ण में जो है तालाबी स, मूर्धनी स और दंटी स होता है। उसके बाद तालाबी स, मूर्धनी स और दंटी स और ह में कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा उष्ण। जी हाँ, तो ये जो हो जाएगा आपका उष्ण हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ेंगे, आगे है घ अक्षर। ध्यान दीजिएगा, घ अक्षर व्यंजन के किस वर्ग, जी हाँ, तो व्यंजन के किस वर्ग में आता है। तो घ अक्षर व्यंजन के किस वर्ग में आएगा, तो क ख ग घ में क आता है, यानी कि हो जाएगा आंसर ए, यानी कि क वर्ग में आता है। जी हाँ, तो घ अक्षर क वर्ग में आता है। आगे देखेंगे ज अक्षर व्यंजन के किस वर्ग में आता है। तो ज अक्षर जो है, ध्यान दीजिएगा, ज अक्षर जो है वो च वर्ग में आता है। च छ ज, जी हाँ, तो च छ ज यानी कि च वर्ग में आता है। ड़ अक्षर जो है व्यंजन के किस वर्ण में आता है। ध्यान दीजिएगा, अड़ा है, ड नहीं है बल्कि अड़ा है। तो अड़ा, अड़ा के लिए तो कोई नहीं दिया है, यानी कि ड होगा। जी हाँ, तो ड होगा। तो ड जो है किस में आता है, तो ट वर्ग में ड आता है। आगे की ओर देखेंगे, द अक्षर
द अक्षर व्यंजन के किस वर्ग में आता है? तो द अक्षर जो है वो किस में आता है? तो त में आता है। त थ द, तो त वर्ग में ये आता है। आगे की ओर देखेंगे, फ अक्षर, ध्यान दीजिएगा, फ अक्षर जो है व्यंजन के किस वर्ग में आता है? तो ये प वर्ग में आता है फ अक्षर। आगे है, निम्नलिखित में से किसे वर्ण कहेंगे? जी हाँ, तो किसे जो है वर्ण कहेंगे? तो किसे वर्ण कहेंगे? ध्यान दीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसे जो है वर्ण कहेंगे? तो यहाँ पे अ जो है वो वर्ण हो जाएगा। जी हाँ, तो अ जो है वो वर्ण हो जाएगा। द और प और ह को वर्ण इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि द में हलंत नहीं लगा हुआ, प में हलंत नहीं लगा हुआ है और ह में हलंत नहीं लगा हुआ है। आगे की ओर देखेंगे, आगे है, प्रत्येक वर्ग में पांचवें अक्षर को क्या कहा जाता है? जी हाँ, तो प्रत्येक वर्ग में यानी कि कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग में सारे के पांचवें अक्षर को क्या कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पांचवें अक्षर को क्या कहते हैं? तो उन्हें अनुनासिक कहते हैं। जी हाँ, तो उन्हें अनुनासिक कहते हैं। निम्नलिखित में से अनुनासिक का चिन्ह कौन है? तो अनुनासिक का चिन्ह कौन सा है? तो अनुनासिक का चिन्ह जो है, जैसे कि आप लोग ध्यान दे रहे होंगे, यहाँ चंद्र बिंदु है, यहाँ ह है, यहाँ ऊ की मात्रा है, यहाँ हलंत है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है न यानी कि चंद्र बिंदु जो है वो आपके अनुनासिक का सिंबल है यानी कि चिन्ह है। आगे की ओर बढ़ेंगे, आगे जो है हमारा कवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? जी हाँ, तो कवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? यानी कि जैसा कि हमने देखा पीछे टेबल देखा कि उच्चारण स्थान, उसमें हमने बताया, तो हमने बताया कि कवर्ग का जो उच्चारण स्थान है, जी हाँ, तो कवर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो आपका कौन सा है? तो कंठ था, यानी कि कवर्ग कंठ से उच्चारित किया जाता है। अगर ख ध्वनि का उच्चारण स्थान पूछा जाए तो कवर्ग ही जो है वो कंठ से होता है, तो ख का उच्चारण कहाँ से होगा? तो ख का उच्चारण भी जो है आपका कंठ से हो जाएगा। लेकिन अगर बोला जाए अ का उच्चारण स्थान, ध्यान दीजिएगा, अ का उच्चारण स्थान पूछा जाए तो अ का उच्चारण भी स्थान जो है वो भी आपका कंठ ही हो जाएगा। जी हाँ, तो अ का उच्चारण स्थान भी जो है आपका कंठ हो जाएगा। आगे की ओर देखेंगे, ट ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो ट ध्वनि का जो उच्चारण स्थान है, जी हाँ, तो ट ध्वनि का उच्चारण स्थान जो है वो मूर्धा है। जी हाँ, तो मूर्धा जो है वो ट ध्वनि का उच्चारण स्थान है। आगे की ओर देखेंगे, न यानी कि ण ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? जैसे कहा जा रहा है न ध्वनि का उच्चारण स्थान जो है वो क्या है? तो न ध्वनि हमने बताया था कि ये अनुनासिक वर्ण है, इसीलिए इसे नासिका यानी कि नासिक से इसका उच्चारण होता है। आगे है, त ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो त ध्वनि का उच्चारण स्थान जो है आपका क्या हो जाएगा? त ध्वनि का उच्चारण स्थान दांत है। जी हाँ, तो त जो है वो दंत वर्ण है यानी कि दांत से इसका उच्चारण होता है। आगे है ध ध्वनि का, जी हाँ, तो थ ध्वनि का उच्चारण स्थान, तो इसका दंत है, तो इसका भी जो है आपको दंत ही हो जाएगा, यानी कि त थ द ध न, ये न को छोड़कर सारे ही जो है एक ही में आते हैं। द, अब हो गया त थ द, तो द का उच्चारण कहाँ से होगा? तो सारे के सारे जो हैं त थ द में आपके दंत से ही उच्चरित किए जाते हैं। तो आगे की ओर देखेंगे, आगे है, इसका दंत ही आंसर हो जाएगा। जी हाँ, तो इसका भी आपका द का उच्चारण कहाँ स्थान है? तो आपका द दंत से हो जाएगा। आगे की ओर देखेंगे तो आगे जो है, जी हाँ, तो आगे जो है हमारा हिंदी की उत्पत्ति, या तो हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो हिंदी की उत्पत्ति जो है मूलतः किस भाषा से हुई है? तो हिंदी की उत्पत्ति जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि संस्कृत से हुआ है। जी हाँ, तो हिंदी की उत्पत्ति जो है वो संस्कृत से हुई है। अगर देखें न ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो न ध्वनि का जो उच्चारण स्थान है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, न ध्वनि का जो उच्चारण स्थान है वो नासिका है। जी हाँ, तो नासिका जो है न ध्वनि का उच्चारण स्थान है। बढ़ेंगे आगे की ओर, तो आगे का जो क्वेश्चन है, जी हाँ, तो आगे का क्वेश्चन जो है आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। कहा जा रहा है प ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो प ध्वनि का जो उच्चारण स्थान है, जी हाँ, तो प ध्वनि का उच्चारण स्थान है जो है वो ओठ है। जी हाँ, तो ओठ जो है वो प ध्वनि का उच्चारण स्थान। आगे की ओर देखेंगे, फ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? जी हाँ, तो फ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो फ ध्वनि का जो उच्चारण स्थान है, जी हाँ, तो फ ध्वनि का जो उच्चारण स्थान है, तो प जो है ओष्ठ से हुआ, तो प फ ब भ म,
ये सारे के सारे जो हैं ओष्ठ से ही हो जाएंगे। फ का उच्चारण स्थान ओष्ठ हो जाएगा, ब का भी ध्वनि उच्चारण स्थान जो है वो ओष्ठ हो जाएगा। जी हाँ, तो ब का उच्चारण स्थान भी जो है वो आपका ओष्ठ ही हो जाएगा। उसके बाद अगर देखा जाए कि भ का उच्चारण स्थान, तो भ का उच्चारण स्थान जो है जैसा कि हम बताते आ रहे हैं कि प फ ब भ म सारे के सारे जो हैं ओष्ठ से हो जाएंगे। उसके बाद है य ध्वनि का उच्चारण स्थान, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपके अंतस्थ व्यंजन यह है। तो य का उच्चारण स्थान जो है, तो य का जो उच्चारण स्थान होगा वो क्या होगा, तो इसका उच्चारण तालु हो जाएगा। जी हाँ, तो य का उच्चारण स्थान तालु हो जाएगा। र का उच्चारण स्थान बहुत ही इंपॉर्टेंट आ गया कि र का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तो र का जो उच्चारण स्थान जो है वो आपका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मूर्धा। जी हाँ, तो र का उच्चारण स्थान मूर्धा हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ेंगे, आगे है ल ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। जी हाँ, तो ल ध्वनि का उच्चारण स्थान जो है वो क्या है, 32 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है ल ध्वनि का उच्चारण स्थान जो है वो क्या है, तो ल ध्वनि का उच्चारण स्थान भी जो है वो आपका मूर्धा या र ल तक जो है सेम होता है। व का ध्वनि उच्चारण स्थान क्या है, जहाँ तो व ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, तो जैसा कि मैंने बताया था व ध्वनि का उच्चारण स्थान जो है दंत और ओष्ठ से होता है। जहाँ तो दंत और ओष्ठ से होता है, इसीलिए इसे दंतोष्ठ व्यंजन भी कहते हैं, यानी कि व ध्वनि का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ से होता है। अगर बात की जाए तालाबी स, ध्यान दीजिएगा तालाबी स का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो तालाबी स का जो उच्चारण स्थान होता है वो आपका क्या होता है, तो तालु होता है। तालाबी स का उच्चारण स्थान तालु होता है। आगे की ओर बढ़ेंगे, आपके मूर्धानी स का उच्चारण स्थान, तो मूर्धानी स का भी उच्चारण स्थान, जी हाँ, तो मूर्धानी स का भी उच्चारण स्थान जो है वो आपके मूर्धा हो जाता है। जी हाँ, तो मूर्धानी स का उच्चारण स्थान जो है वो क्या होता है, तो मूर्धानी स का उच्चारण स्थान जो है आपके मूर्धा हो जाता है। मूर्धा उच्चारण स्थान इसका है। तालाबी स और मूर्धानी स, डंटी स का उच्चारण स्थान क्या है, तो दंट स का उच्चारण स्थान जो है वो आपके दंत हो जाता है। जी हाँ, तो दंत जो है ये दंट स का उच्चारण स्थान हो जाता है। अगर बात करें ह ध्वनि का उच्चारण स्थान, ध्यान दीजिएगा ह ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, तो ह ध्वनि का उच्चारण स्थान जो है वो क्या है, तो ह ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तो ह ध्वनि का उच्चारण स्थान आपका कंठ हो जाएगा। जी हाँ, तो ह ध्वनि जो है वो कंठ से उच्चरित किया जाता है। जहाँ तो ह ध्वनि जो है कंठ से उच्चरित किया जाता है। अगर अ और आ की बात की जाए, तो आ की बात की जाए तो और आ का उच्चारण स्थान क्या है, तो इसका उच्चारण स्थान जो है वो कंठ है। जी हाँ, तो कंठ से और आ का उच्चारण स्थान होता है। आगे की ओर बढ़ेंगे, उ और उ, यानी कि हर्षई उ और दीर्घई उ का उच्चारण स्थान क्या है, तो हर्षई उ और दीर्घई उ का उच्चारण स्थान जो है, जी हाँ, तो हर्षई उ और दीर्घई उ का उच्चारण स्थान जो है वो आपको ओष्ठ हो जाएगा। जी हाँ, तो ओष्ठ जो है हर्षई उ और दीर्घई उ का उच्चारण स्थान है। अगर बात करें, जी हाँ, तो अगर हम बात करें कि त्र का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो त्र का उच्चारण स्थान जो है वो आपके मूर्धा हो जाता है। जी हाँ, तो त्र का उच्चारण स्थान आपके मूर्धा हो जाता है। आगे की ओर देखेंगे, आगे है हर्षई ई और दीर्घई ई का उच्चारण स्थान क्या है। ध्यान दीजिए, हर्षई ई और दीर्घई ई का उच्चारण स्थान क्या है, तो हर्षई ई और दीर्घई ई का उच्चारण स्थान जो है वो आपके तालु हो जाएगा। इसे तालव्य वर्ण कहा जाता है। आगे है ए और ए, जी हाँ, तो ए और ए का उच्चारण स्थान क्या है, तो ए और ए का उच्चारण स्थान जो है कंठ और तालु। जी हाँ, तो कंठ और तालु दोनों से होता है, इसीलिए इसे कंठ तालव्य वर्ण कहा जाता है। जी हाँ, तो इसे कंठ तालव्य वर्ण कहा जाता है क्योंकि इसका उच्चारण कंठ और तालु से होता है, ए और ए का। अगर देखें ओ और अ का, ध्यान दीजिएगा ओ और अ का उच्चारण स्थान क्या है, तो ओ और अ का जो उच्चारण स्थान है वो आपका क्या है, तो ओ और अ का उच्चारण स्थान जो है आपका क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए जल्दी से। आपको अगर पता है तो बताइए। तो ओ और अ का उच्चारण स्थान जो है कंठ और ओष्ठ है, इसीलिए इसे कंठोष्ठ वर्ण कहा जाता है। जी हाँ, तो कंठोष्ठ वर्ण कहा जाता है। आगे जो है कहा जा रहा है ड़, य, न और म, ये पंचमाक्षर कहा जाता है, इन्हें पंचमाक्षर कहा जाता है। इसका उच्चारण स्थान क्या है, तो जैसे कि हम बताए थे, जी हाँ, तो जैसा कि हम बताए थे ये सारे के सारे जो हैं अंत में प्रयोग किए जाते हैं, इसीलिए इन्हें अनुनासिक यानी कि नासिका से इसका उच्चारण होता है। जी हाँ, तो नासिका से, यानी ये पंचमाक्षर का उच्चारण जो है सारे के सारे इनका उच्चारण नासिक से होता है, यानी कि नाक से होता है। आगे है उच्चारण स्थान के विचार से, जी हाँ, तो उच्चारण स्थान के विचार से निम्न में से स्वध्वनि किस क्या कहेंगे, जी हाँ, तो स्वध्वनि का
उच्चारण स्थान कहाँ है और इसे क्या कहेंगे। तो स ध्वनि, जैसे कि हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया कि दंत स का उच्चारण स्थान क्या है, तो दंत स का जो उच्चारण स्थान था वो दांत था। क्या था? दांत था, इसीलिए दंत है था, तो इसीलिए इसे दंत वर्ण कहते हैं जी हाँ। तो इसीलिए इसे जो है दंत वर्ण कहते हैं। आगे की ओर देखेंगे तो अगला अगला क्वेश्चन जो है जी हाँ, तो आगे के क्वेश्चन कहा जा रहा है उच्चारण स्थान के विचार से ख को क्या कहेंगे। तो हमने कहा देखा था कि क और ख या तो क ख के सारे के उच्चारण स्थान जो थे जी हाँ, तो क ख के सारे के उच्चारण स्थान तो जो थे वो आपके कंठ थे, तो इसलिए कंठस्थ वर्ण इसे कहते हैं। उच्चारण स्थान के दृष्टि से छ को क्या कहेंगे, छ को कौन सा वर्ण कहेंगे, तो छ को जो है तालव्य वर्ण कहेंगे, क्योंकि इसका इनका उच्चारण जो है तालु से होता है। अगर देखें उच्चारण स्थान के विचार से निम्नलिखित में से र को, जी हाँ, तो र को कौन सा वर्ण कहेंगे, तो र का उच्चारण जो है मूर्धा से होता है जी हाँ, तो र का उच्चारण जो है मूर्धा से होता है, इसलिए इसे मूर्धन्य वर्ण कहेंगे जी हाँ, तो इसे मूर्धन्य वर्ण कहेंगे क्योंकि र का उच्चारण जो है मूर्धा से होता है। बढ़ेंगे आगे के क्वेश्चन की ओर, तो आगे का क्वेश्चन जो है वो कहा जा रहा है जी हाँ, तो आगे के क्वेश्चन में कहा जा रहा है उच्चारण के विचार से फ को क्या कहेंगे जी, तो फ को जो है वो क्या कहेंगे। तो जैसा कि हमने बताया था फ का उच्चारण जो है वो ओठ से होता है जी हाँ, तो फ का उच्चारण जो है वो ओठ से होता है, इसलिए इसे ओष्ठ वर्ण कहेंगे जी हाँ, तो ओष्ठ वर्ण कहेंगे। आगे की ओर देखिएगा तो उच्चारण स्थान के विचार से निम्नलिखित में से ब को क्या कहेंगे, ध्यान दीजिएगा ब को क्या कहेंगे। तो ब को जो है ब का उच्चारण स्थान हमने बताया था कि ब का उच्चारण स्थान ओठ से होता है, इसीलिए इसे भी ओठ वर्ण कहते हैं। उसके बाद जो है उच्चारण स्थान के विचार से निम्नलिखित में से पंचमाक्षर, जैसे कि हमने अभी अभी देखा जी हाँ, तो अभी अभी देखा कि इनका उच्चारण स्थान नासिक से होता है जी हाँ, तो इनका उच्चारण स्थान नासिक है, तो इसीलिए इसे अनुनासिक वर्ण कहा जाता है जी हाँ, तो इन्हें इन्हें जो है अनुनासिक वर्ण कहा जाता है। आगे की ओर देखेंगे त और न, ध्यान दीजिएगा त और न तक वर्ण को क्या कहते हैं, तो त और न तक के वर्ण को तवर्ग कहते हैं जी हाँ, तो तवर्ग कहते हैं। प से म तक के वर्ण को किस वर्ण में आते हैं, तो इसे पवर्ग, यानी कि प से स्टार्ट हुआ तो पवर्ग। भाषा किसे कहते हैं, हमारा क्वेश्चन है भाषा किसे कहते हैं, तो भाषा किसे कहते हैं, तो विचार प्रकट करने के माध्यम को, जो है तो विचार प्रकट करने के माध्यम को जो है वो भाषा कहा जाता है जी हाँ, तो भाषा कहा जाता है। और आज के इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है हमारी राष्ट्रभाषा क्या है, तो हमारी राष्ट्रभाषा क्या है, तो हिंदी जो है हमारी राष्ट्र भाषा है। तो दोस्तों आप लोग बताइए कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों ये वीडियो को, अगर इस वीडियो में कोई समस्या है या फिर शिकायत है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें, ताकि हमें पता चल सके हमारे वीडियो में क्या समस्याएं आ रही है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, जल्द ही मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। और हमारा अगला टॉपिक जो होगा वो होगा शब्द विचार जी हाँ, तो शब्द विचार जो है हमारा अगला टॉपिक होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट